दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार कन्नड़ा मूवी लेकर आया हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 और इसका नाम है यथा भाव। अब मूवी की बात करें तो इसको हल्के में लेना गलत होगा। स्टोरी एक ऐसे केस को लेकर चलती है जिसमें एक एक करके काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स आ जाते हैं और देखते ही देखते ये क्राइम थ्रिलर मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं मूवी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें बस आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो आधी रात के वक्त कहीं जा रही होती है, पर इसी बीच कुछ लड़के उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत काम को अंजाम दे देते हैं। अब पुलिस शक के आधार पर कुछ लड़कों को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन में लाकर खूब मारती पीटती है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोगों की ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई, अब चुपचाप अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो सारी जिंदगी यहीं सड़ते रहोगे। अब अगले दिन टीवी न्यूज में ये खबर चलती है कि कल रात कुछ लोगों ने एक लड़की का रेप करके उसको झाड़ियों में फेंक दिया। तभी न्यूज के बीच चैनल वाले सीधा होम मिनिस्टर को फोन कर देते हैं और उससे इस चीज का जवाब मांगते हैं कि सर ऐसा कब तक चलेगा, अपने यहाँ कोई भी लड़की सेफ नहीं है। तो मिनिस्टर कहता है कि आप फिक्र मत करो, वो मुजरिम अगले 24 घंटों में पकड़े जाएंगे और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि लोग ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम शिवा नाम के लड़के को देखते हैं जो एक लॉ कॉलेज में स्टूडेंट होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा बहुत ही धार्मिक किस्म का लड़का है और हर रोज कॉलेज के पास वाले मंदिर में जाता है। इसके बाद सीन मीरा नाम की एक जर्नलिस्ट पर शिफ्ट होता है जो अपनी एक सहेली से कहती है कि हमें एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चाहिए जिससे चैनल की TRP उछल जाए। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक फोन आता है जिसमें उसका एक खबरी उसे बताता है कि लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट का रेप हुआ है। अब सीन यहाँ से एक दिन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ हम सुमति नाम की एक लड़की को देखते हैं। सुमति पहले अपने ड्राइवर के साथ कॉलेज पहुँचती है और वहाँ जाकर अपने ड्राइवर को पैसे देते हुए कहती है कि आज मेरी फेयरवेल पार्टी है, इसलिए तुम गाड़ी को आसपास ही रखना, फिर जब मैं कॉल करूंगी तो मुझे पिक करने आ जाना। अब सुमति की बात सुनकर ड्राइवर उसे वहीं ड्रॉप करके गाड़ी को आसपास ही साइड में लगाकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सुमति गाड़ी में ड्रेस बदलकर सीधा पार्टी में चली जाती है और वहाँ खूब एंजॉय करती है। वो वहाँ दारू भी पीती है और पूरी तरह से हैंगओवर में चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके नशे में होने की वजह से कोई इस बात का फायदा उठाता है और उसके साथ गलत काम को अंजाम दे देता है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसकी हालत बहुत ही सीरियस बताते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां इंस्पेक्टर गौतम इस केस की जांच शुरू करता है। अब वो पहले डॉक्टर से उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट लेता है और कंफर्म करता है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद वो सीधा होम मिनिस्टर को फोन करके इसके बारे में बताता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मीरा को ये खबर पता चल जाती है और वो चुपके से उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। तभी अचानक होम मिनिस्टर भी घबराते हुए वहां आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सुमति कोई और नहीं बल्कि उसी मिनिस्टर की बेटी है। अब वो उसे ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि शहर में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा था तब मैं कुछ नहीं कर पाया और आज मेरी बेटी की बारी आई। अब मीरा खिड़की से ये सारी बातें रिकॉर्ड करके लाइव टेलीकास्ट कर देती है, जिसके बाद न्यूज चलने लगती है कि खुद मिनिस्टर की बेटी सेफ नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा, क्योंकि जब होम मिनिस्टर की बेटी के साथ ही रेप हो गया तो आम लड़कियां अब बाहर कैसे जाएंगी। खैर, गौतम ये न्यूज सुनता है और सोचने लगता है कि आखिर मीडिया को ये सब इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। इसके बाद वो इस बारे में मिनिस्टर को बताता है तो मिनिस्टर कहता है कि एक काम करो गौतम, तुम मीडिया को बुलाओ। अब थोड़ी देर बाद मीडिया वहां पहुंच जाती है और पुलिस से सवाल करती है कि सुमति का रेप किसने किया और आखिर लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ गई कि उन्होंने एक बड़े आदमी की बेटी पर हाथ डाला, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो पुलिस कहती है कि हमें खबर मिली है कि एक लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ, इसलिए हम फौरन वहां पहुंच गए। अब सुमति की गाड़ी साइड में थी और उसके पास शिवा नाम का लॉ स्टूडेंट बिना शर्ट के मौजूद था। हमें लगता है कि उसी ने ये सब किया है। वो इस वक्त हमारी हिरासत में भी है, यहाँ तक कि DNA जैसे सबूत भी उसके खिलाफ है। लेकिन अब हम पता लगाएंगे कि आखिर शिवा ने ऐसा क्यों और कैसे किया। क्या इसके पीछे कोई वजह थी या फिर इसने इंटेंशनली ये काम किया। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले शिवा को बहुत मारते हैं और पूछते हैं कि बता सुमति के साथ क्या किया और क्यों किया, तेरे साथ कौन था, सच बोल दे नहीं तो यहीं सड़ना पड़ेगा। अब शिवा चुपचाप उनकी मार सहता रहता है,
लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इस बीच हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में होम मिनिस्टर अपनी बेटी के पास बैठकर रो रहा होता है। वो अपने पुराने वक्त को याद करने लगता है, जिससे हमें एक चीज साफ हो जाती है कि सुमति और उसके बीच कुछ खास नहीं बनती थी। असल में सुमति को अपने पिता की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, और ठीक वैसे ही मिनिस्टर को भी अपनी बेटी का बाहर आना जाना और घूमना पसंद नहीं होता, वो भी दारू पीकर। जबकि सुमति अपनी मर्जी से जीती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, डेली दारू पीती थी और देर रात घर आती थी। अब मिनिस्टर ये सोचकर अफसोस कर रहा होता है कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई कि वो अपनी बेटी को इन चीजों से दूर नहीं रख पाया। उधर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में गौतम शिवा को बहुत टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि आधी रात को तू जंगल में बिना शर्ट के सुमति के पास क्या कर रहा था। पर इस बार भी शिवा चुप ही रहता है और कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद गौतम उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। उधर हॉस्पिटल में सुमति की माँ अपनी बेटी को देखकर रो रही होती है, लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, पर अभी होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जो अपने कैमरामैन के साथ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को शिवा को टॉर्चर करते हुए देखकर ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। इस बीच वो नोटिस करती है कि शिवा कुछ भी नहीं बोल रहा, बस मार खाए जा रहा है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से केस की सारी जानकारी लेकर न्यूज टेलीकास्ट करती है और ये सब देखकर पब्लिक में लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मीरा बिना डरे सच दिखा रही है। ऐसे जर्नलिस्ट आज के जमाने में बहुत कम मिलते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जब मीरा अपने घर पर होती है तो उसकी बाई उस न्यूज को देखकर कहती है कि मैडम, मैं उस शिवा को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत ही सीधा और सभ्य लड़का है और साथ में पूरी बस्ती के बच्चों के बीच पढ़ाई में नंबर 1 आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने मिनिस्टर की लड़की के साथ ऐसा कुछ किया होगा। इसलिए मैडम प्लीज आप इस चीज की अच्छे से जांच करो। अब मीरा को ये सुनकर पुलिस स्टेशन की याद आती है और वो सोचती है कि इस केस में कुछ गड़बड़ तो है। ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, और शायद इसीलिए शिवा भी चुप है। तो इस तरह वो इस केस को और भी बारीकी से इंस्पेक्ट करने पर फोकस करने लगती है। अब देखते ही देखते पूरा महीना गुजर जाता है, लेकिन पुलिस अभी तक शिवा से कुछ भी उगलवा नहीं पाती। इस तरह सुमति का केस पेंडिंग में ही पड़ा रहता है और इस वजह से अब मीडिया भी लगातार पुलिस की धज्जियां उड़ाती रहती है। इसी बीच एक दिन शिवा की माँ मीरा के पास आती है और कहती है कि मैडम, मेरा बेटा शिवा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो सभी की इज्जत करता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। ये सब उसने नहीं किया, इसलिए मैडम प्लीज कुछ कीजिए और सच को सामने लाकर उसकी जान बचा लीजिए। ये सुनकर मीरा उन्हें समझाती है कि माँ जी, आप फिक्र मत करो, मुझे भी इस केस में कुछ चीजों को लेकर शक हो रहा है। इसलिए जब वक्त आएगा और ये केस कोर्ट में जाएगा तो मैं कोर्ट में शिवा की मदद करने की कोशिश जरूर करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद अब शिवा का केस कोर्ट में पहुंच जाता है और यहाँ उसके खिलाफ एक क्रिमिनल लॉयर खड़ा होता है जिसका नाम होता है रहमत। अब रहमत कोर्ट में जज से कहता है कि जज साहब, शिवा बहुत ही घिनौना इंसान है। उसने अपनी क्लासमेट सुमति के साथ गलत काम किया और अब मुंह से बोल भी नहीं रहा, क्योंकि उसको अपने किए पर बहुत ही घमंड है। उसको कोई पछतावा तक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए। अब जज ये सुनकर शिवा से पूछता है कि शिवा, तुम्हारा कोई लॉयर है? तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? तो आखिर में अब पहली बार महीनों बाद शिवा बोलता है कि जज साहब, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए अगर आप मुझे परमिशन दे दें तो मैं अपना केस खुद लड़ना चाहूंगा। तो जज इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद शिवा अपना डिफेंस शुरू करता है। वो कहता है कि जज साहब, इस हादसे को 30 दिन हो गए और सुमति अभी तक हॉस्पिटल में है, लेकिन उसने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैंने ही उसके साथ गलत काम किया था। पर फिर भी पुलिस ने बिना स्टेटमेंट के मुझे टॉर्चर किया और जेल में बंद रखा। ये सुनकर जज सीधा गौतम से पूछता है कि आपने किस आधार पर शिवा को अरेस्ट किया था? तो गौतम कहता है कि सर, सुमति उस हादसे के बाद से अब तक स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है, जबकि सारे सबूत शिवा के खिलाफ हैं। वो बताता है कि उस रात जब कॉलेज में पार्टी थी तो कॉलेज से फोन आया था कि यहाँ फेयरवेल पार्टी में पुलिस की जरूरत है, इसलिए पुलिस को भेज दो। तो इस तरह 2 पुलिस वाले वहाँ गए थे और इस बीच स्टूडेंट्स खुलकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बाद में जंगल के अंदर शिवा बिना शर्ट के सुमति के पास मिला था, जिसकी वजह से हमको उस पर शक हुआ और हमने उसे अरेस्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, हमने उसका DNA टेस्ट भी करवाया तो वो भी मैच हो गया और ये सारे सबूत उसको जेल में रखने के लिए काफी थे।
अब रहमत यही सबूत कोर्ट में दिखाता है और इनको दिखाने के बाद वो सुमति की सहेली को कोर्ट में बुलाता है। इसके बाद वो उससे उस रात के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि पार्टी खत्म होने पर हम सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे और इसी वजह से हम सभी अपनी गाड़ी के पास आ गए, लेकिन वहाँ सुमति हम लोगों के साथ नहीं थी, इसलिए हमने उसको इधर उधर आसपास ढूंढने की कोशिश की। फिर बाद में हमने देखा कि शिवा उसके पास ही मौजूद था, इसलिए मुझे भी लगता है कि शिवा ने ही उसके साथ ये सब किया होगा। अब रहमत ड्राइवर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने शिवा को पहले कभी देखा था? तो ड्राइवर कहता है कि हाँ सर, वो अक्सर हमारी गाड़ी को फॉलो करता था और पार्टी वाले दिन भी वो येलो टी शर्ट में हमको फॉलो कर रहा था। ये सुनकर शिवा पूछता है कि आप चश्मा पहनते हैं क्या आपको आई साइट की दिक्कत है? तो ड्राइवर कहता है कि नहीं, मुझे दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवा कहता है कि अच्छा तो बताओ कि अभी मेरी टी शर्ट का रंग क्या है? तो ड्राइवर हड़बड़ाते हुए कहता है कि तुमने अभी भी येलो टी शर्ट ही पहन रखी है। अब ड्राइवर की बात सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं और शिवा बोलता है कि देखिए जज साहब, इनको ब्लू और येलो में फर्क ही नहीं पता। इसका मतलब है कि एक तो इनको कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरा इनको ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा गया है। अब जज भी ये सब देखकर दंग रह जाता है और रहमत से इस केस को आगे बढ़ाने को कहता है। इसके बाद रहमत उसी डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है जिसने सुमति का इलाज किया था। फिर वो डॉक्टर कहती है कि जज साहब, जब मैंने पहली बार सुमति को देखा था तो उसकी बॉडी पर कई जख्म थे। उसके बाद जब मैंने डीएनए का मैच किया तो वो भी शिवा से मैच हो गया और मैंने वो रिपोर्ट सीधे इंस्पेक्टर गौतम को दे दी। अब शिवा पूछता है कि मैडम, उन जख्मों को देखकर आपको ये लगता है कि एक अकेला बंदा इतना असॉल्ट कर सकता है? तो उसका ये सवाल सुनकर रहमत चिल्लाता है कि देखिए जज साहब, ये कितनी घिनौनी बातें कर रहा है। तो जज कहता है कि शिवा, इधर उधर की बातें मत करो, सीधा अपने पॉइंट पर आओ। तो शिवा कहता है कि जज साहब, मैंने भी उस रात सुमति की हालत देखी थी और मुझे पक्का यकीन था कि ये काम एक से ज्यादा लोगों ने किया होगा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि चूंकि इस काम में काफी लोग शामिल थे, इसलिए सुमति की जान भी खतरे में है, ताकि वो होश में आकर कोई गवाही ना दे दे। अब जज उसकी बात पर ध्यान देता है और इस बीच लंच ब्रेक हो जाता है और इसी बीच हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज चलने लगती है कि मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ मिनिस्टर इस्तीफा देते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी को ही नहीं बचा पाया तो देश की बेटियों को कैसे बचाऊंगा। वहीं जैसे कि मीरा ने शिवा की मां से वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगी, इसीलिए वो हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर चुपके से शिवा को दे देती है। फिर लंच के बाद जब कोर्ट शुरू होती है तो कोर्ट में शिवा जज को वो रिपोर्ट वाला लिफाफा देते हुए उसे खोलने को कहता है। इसके बाद जज लिफाफा खोलने ही वाला होता है तो तभी न्यूज आती है कि सुमति की मौत हो चुकी है और ये सब सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका शिवा को लगता है क्योंकि उसकी आखिरी होप थी सुमति के ठीक होने के बाद की उसकी गवाही, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अब जज डॉक्टर से पूछता है कि सुमति की मौत कैसे हुई, तो वो कहती है कि हादसे के बाद सुमति की हालत बहुत खराब थी। वो रिकवर तो हो रही थी, लेकिन फिर अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो बार बार बेहोश होने लगी और शायद इसी बीच हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तभी शिवा एकदम से कहता है कि जज साहब, डॉक्टरों ने कहा था कि 48 घंटे में सुमति ठीक हो जाएगी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई? तो डॉक्टर जवाब देती है कि जज साहब, आजकल हेल्दी लोगों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, जबकि सुमति तो इस वक्त पेशेंट थी और ऊपर से गहरे शॉक में थी, इसलिए हो सकता है कि इसी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ गया हो और उसकी जान चली गई हो। तो जज कहता है कि शिवा, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक हार्ट अटैक से हुई मौत हो। तो इसके बाद शिवा जज साहब से वापस सुमति के ड्राइवर को वहां पेश करने की इजाजत मांगता है। अब जज ड्राइवर को वापस बुलाता है तो शिवा उससे पूछता है कि हाल ही में मुझे एक बात याद आई है। उस हादसे से 3 दिन पहले सुमति के साथ कुछ हुआ था जिसमें 3 लड़के अरेस्ट किए गए थे। आपको इस बारे में पता हो तो जरा बताइए। तो ये सुनकर ड्राइवर कहता है कि हाँ, मुझे याद है। एक दिन सुमति अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की चाय की दुकान पर थी और चाय पी रही थी। इसी बीच वहाँ कॉलेज के ही 3 लड़के आए थे जो उससे कह रहे थे कि सुमति, तुम्हारे पापा होम मिनिस्टर हैं। देखो शहर में लड़कियों पर कितना अत्याचार हो रहा है, वो कुछ करते क्यों नहीं। वो लड़के आगे कह रहे थे कि हमें तो ये भी पता चला है कि वो कसूरवारों से पैसे लेकर बेगुनाहों को सजा दिलवाते हैं और क्रिमिनल्स का साथ देते हैं। ड्राइवर कहता है कि ये सुनकर सुमति भड़क गई थी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मैंने सीधा मिनिस्टर साहब को फोन कर दिया था और सुमति को लेकर वहाँ से निकल गया था। तो शिवा पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो ड्राइवर कहता है कि उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस उन तीनों लड़कों को स्टेशन ले गई और उनसे पूछताछ कर रही थी, जबकि सुमति को इस बात का अफसोस था कि इस छोटी सी बहस की वजह से वो लड़के जेल चले गए और अब कहीं उनका करियर खराब ना हो जाए।
फिर शिवा पूछता है कि आगे उन तीनों का क्या हुआ, तो ड्राइवर कहता है कि उसके बाद इंस्पेक्टर गौतम ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया, तो उन्हें ही पता होगा। इसके बाद शिवा इंस्पेक्टर गौतम से पूछता है कि आपने कितने दिन तक उन लड़कों को लॉकअप में रखा था, तो इंस्पेक्टर गौतम कहता है कि मुझे असल में याद नहीं, क्योंकि रोज ऐसे केसेस आते जाते हैं। ये सुनकर कोर्ट में सब शॉक्ड रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं रखती। अब इस बीच हम मीरा को देखते हैं जो उस जंगल में जाती है जहां सुमति के साथ हादसा हुआ था। यहाँ वो आसपास कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है और इसी बीच उसे वहाँ पर सुमति की इयररिंग और हियरिंग एड भी मिल जाती है। अब ये कोई साधारण हियरिंग एड नहीं थी, बल्कि इसमें आवाज रिकॉर्ड भी हो जाती थी। फिर थोड़ा आगे जाकर उसे एक मंदिर दिखता है जहाँ शिवा पूजा के लिए आता जाता था। यहाँ मीरा नोटिस करती है कि उस मंदिर पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है और हादसे वाले दिन शिवरात्रि थी, तो शिवा पूजा करने की वजह से यहाँ आया होगा। इसके बाद वो मंदिर के फुटेजेस को चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस रात मंदिर में बहुत भीड़ थी और उम्मीद के मुताबिक शिवा भी मंदिर में मौजूद था। अब मीरा सारी फुटेजेस को ध्यान से देखती है और सच पता लगा लेती है। फिर अगले दिन वो उस फुटेज को इकट्ठा करके शिवा को दे देती है, जिसके बाद कोर्ट में शिवा कहता है कि जज साहब मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं सब डिटेल्स आपके सामने लाकर रख दूंगा। इसके बाद वो गौतम को बुलाता है और उस हियरिंग एड को दिखाते हुए पूछता है कि ये सुमति का है, क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? तो गौतम कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं कैसे भरोसा करूं कि ये सुमति की हियरिंग एड है। तो शिवा उसकी पुष्टि करने के लिए सुमति की दोस्त और प्रोफेसर को बुलाता है और उनसे इसके बारे में पूछता है। अब वो कोर्ट में बताते हैं कि हाँ, ये सुमति का है। अक्सर वो लेक्चर इसमें रिकॉर्ड किया करती थी और फिर घर जाकर नोट्स बनाया करती थी। अब शिवा फिर गौतम से पूछता है कि सर, अब आप सच बोलो कि उन तीनों लड़कों को कितने दिन लॉकअप में रखा था और कब छोड़ा था। तो ये सुनकर गौतम थोड़ा याद करने लगता है और कहता है कि हाँ, अब याद आया, उस रात कॉलेज से फोन आया था कि फेयरवेल में सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हमने जब 2 पुलिस वालों को वहाँ छोड़ा था तो रास्ते में वहीं उन लड़कों को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। छोड़ने से पहले हमने उनको वार्निंग दे दी थी कि वो वापस से ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करें। अब शिवा कहता है जज साहब, उस रात का सच मंदिर की फुटेज में है और साथ में सुमति की हियरिंग एड में भी मौजूद है, इसलिए आप उसको सुन सकते हैं, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। अब जज इसकी इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद शिवा उनको वो फुटेज और रिकॉर्डिंग दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फेयरवेल की रात सुमति खूब दारू पीती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि पार्टी खत्म होने पर मैं कॉल करूंगी, तब आ जाना। इसी बीच वो पार्टी से बाहर अपने फोन को लेने आती है और अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलती है। अब यहाँ दारू की बोतल देखकर वो फिर से दारू पीने लगती है और इसी बीच वो तीनों लड़के वहाँ आ जाते हैं जो उसको दारू पीते हुए देख लेते हैं। अब वो तीनों उसके पास आकर कहते हैं कि तेरे पापा ने हमें जेल भेजा, जबकि हम सिर्फ सच बोल रहे थे। पुलिस बेवजह हमें ले गई, हमें बेइज्जत होना पड़ा, इसलिए अब हम तुझसे ही हिसाब करेंगे। इतना कहकर वो सुमति को जंगल में ले जाते हैं और एक एक करके उसके साथ गलत काम करते हैं। इसी बीच सुमति की हियरिंग एड भी नीचे गिर जाती है, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन होने से सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। फिर ठीक उसी वक्त शिवा मंदिर जा रहा होता है, जो अचानक सुमति की आवाज सुनता है और फटाफट उसके पास जाता है। फिर जैसे ही वो उसे इस हालत में देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो अपनी शर्ट उतारकर उसे पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेम मूवमेंट पर सुमति के दोस्त और पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और पुलिस वाले शिवा को बिना शर्ट के सुमति के पास देखकर गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें फुटेज में कैप्चर हो जाती है और इसके बाद शिवा उस होम मिनिस्टर को कटघरे में बुलाकर उसको हल्के से टच करते हुए सवालात करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस होम मिनिस्टर को शिवा की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये बहुत ही गुस्सा करने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवा एक लोअर कास्ट का बंदा होता है, यानी होम मिनिस्टर को थोड़ी कास्ट वाली फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे देश के कई नेताओं में भी है। खैर, अब शिवा उससे कहता है कि सर, आपकी बेटी के मरने की वजह आप खुद ही हैं। जब आप होम मिनिस्टर थे तो शहर में काफी सारी लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन आपने ढंग से एक्शन नहीं लिया और ऊपर से अत्याचार करने वालों से पैसे लेकर, मतलब रिश्वत लेकर मासूम लोगों को केस में फंसाते रहे। इसलिए इन तीनों लड़कों ने गुस्से में आकर आपकी बेटी के साथ अत्याचार किया। उस दिन जब इन लोगों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई तो आपका ईगो हर्ट हो गया, इसीलिए इन तीनों के सच बोलने पर आपने उन तीनों को जेल भिजवा दिया। अब सीन यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है,
जहां इस हादसे के बाद जब वो होम मिनिस्टर सुमति के पास आकर रो रहा होता है तो डॉक्टर होम मिनिस्टर से कहने लगती है कि सर, आपकी बेटी के साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने गलत काम किया है। मिनिस्टर जब इस बारे में पता करवाता है तो वो अंदाजा लगा लेता है कि इसमें वही 3 लड़के शामिल हैं। अब होम मिनिस्टर गौतम और उस डॉक्टर से कहता है कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि पुलिस वालों ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, क्योंकि अगर दोबारा उन्हीं 3 लड़कों को गिरफ्तार करेंगे तो वो कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ बयान देंगे और मेरी सच्चाई बाहर लाकर रख देंगे और मेरे ऊपर कार्यवाही होगी, और अगर ऐसा होगा तो मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो डॉक्टर से कहता है कि आप इस बात को यहीं दबा दीजिए, और फिर इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर, तुम कुछ भी करो और किसी दूसरे बंदे को इस केस में फंसा दो, या फिर एक काम करो, ऑलरेडी तुमने एक बंदे को गिरफ्तार किया है ना, तुम उसे ही इस केस में फंसा डालो। अब एक्चुअली डॉक्टर ऑलरेडी रिपोर्ट बना चुकी होती है जिसमें 3 लड़के शामिल होते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर के कहने पर वो डॉक्टर झूठी रिपोर्ट बनाती है और उसमें शिवा को फंसा देती है। जब सुमति का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो एक दिन सुमति का फादर यानी होम मिनिस्टर सुमति के पास आता है और उसकी ड्रिप में कोई इंजेक्शन डालकर उसको मार देता है। ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि कुछ महीनों बाद इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और अगर सुमति मर जाएगी तो होम मिनिस्टर को सिंपैथी वोट्स मिल जाएंगे, जिसके जरिए ये दोबारा जीत जाएगा। अब कोर्ट में शिवा ये सारी बातें उसी होम मिनिस्टर के मुंह से उगलवा देता है और फिर सारे बयानात सुनने के बाद वो जज उस होम मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा देकर इंस्पेक्टर गौतम और डॉक्टर को सस्पेंड करवा देता है। इसके बाद वो उन तीनों लड़कों को सजा सुनाता है जिन्होंने सुमति के साथ अत्याचार किया था, और इस तरह फाइनली शिवा इनोसेंट साबित होता है और ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।